इसी क्वेश्चन से सोचिएगा, इसी क्वेश्चन से सोचिएगा। मान लीजिए हम जैसे तुमको ये बोले कि इस कॉमन पॉइंट से बांध के आप थ्रेड से 2 बॉब को हैंग कर दिए, आप थ्रेड से 2 बॉब को हैंग कर दिए हैं और हैंग करके उनके बीच का एक डिस्टेंस है d। मान लीजिए अभी डिस्टेंस है d। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा लॉजिकल बनिए, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कंपेरिजन टू लास्ट वन। लास्ट वन तो आप पहले कर लिए। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप इन बॉब को, जिसका मास m है चार्ज q, जिसका मास m है चार्ज q, अगर आप उसको किसी एक सेपरेशन से छोड़ेंगे, मान लो कितना, तो एंगल थीटा और थीटा से आप छोड़ रहे, तो यहां थीटा पे 2 लॉजिक रखना। एक चीज सोचना ध्यान से, प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर लो तो थीटा एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल भी हो सकता है जहां ये सिस्टम रुका हुआ है। अभी मान ले, जैसा सोच के बताना, सोच के बताना। मान लो जैसे इतने एंगल पे ये दोनों बॉब रुका हुआ है, लेकिन अगर कोई इसको इतने सेपरेशन पे छोड़ा तो क्या होगा, ये दोनों दूर जाएगा। और अगर कोई इसको इससे ज्यादा सेपरेशन पे छोड़ा तो क्या होगा, ये दोनों नजदीक आएगा। क्वेश्चन का थीम समझो। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि थीटा इज नॉट द इक्विलिब्रियम एंगल, थीटा इज नॉट एन इक्विलिब्रियम एंगल, थीटा इक्विलिब्रियम एंगल नहीं है, then find acceleration of bobs just after release। कैसे कैसे भाई, तो एक है along the string के along में, और दूसरा है परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यही क्वेश्चन है। जरा सोचिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें सीखने के लिए। सी दैट अगर ये इक्विलिब्रियम का एंगल नहीं है, देन एक के बारे में सोचो। देखो ये ध्यान से, क्या हम लोग यहां फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे की तरफ mg बना सकते हैं। ये रहा थ्रेड का टेंशन T, और ये है बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर आप लास्ट डे का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि थीटा अगर इक्विलिब्रियम में है तो T का ऊपर वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस किया था, और T का राइट वाला कंपोनेंट Fe को बैलेंस किया था, और वहां से हम लोग सॉल्व कर लिए थे। हम एक बार फिर से अगर चाहो तो उसको देख लेना। अब जरा गौर करो, इस बार क्वेश्चन में क्या है कि थीटा इज नॉट एन इक्विलिब्रियम एंगल। चल भाई, थीटा इक्विलिब्रियम एंगल नहीं है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम एंगल नहीं है तो ये नजदीक भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है, लेकिन एक बात है कि अगर ये मूव करा तो मूव करेगा इसी लाइन पे। क्या समझ में आ रहा है? अगर ये मूव किया तो मूव तो इसी लाइन पे करेगा ना, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या है, इस बार तुमको कंपोनेंट रिजॉल्व करना है परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, और along the string, this line is along the string, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, along the string perpendicular to string, तो फोर्सेस को उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा। See that if this angle is theta, can we say that this angle is theta? This is 90 minus theta, again theta. So जरा गौर करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया Fe का cos थीटा, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट हो गया है Fe का साइन थीटा। अच्छे से समझते चलेगा। mg पकड़िए, थीटा इधर बना हुआ है तो mg का इधर वाला कंपोनेंट हो गया mg का cos थीटा, और mg का इधर वाला कंपोनेंट हो गया mg का साइन थीटा। क्या सही है? ये वेक्टर का कंपोनेंट रेजोल्यूशन है जो हम लोग 11 में बहुत बार कर चुके हैं। जरा गौर करना, अलोंग द स्ट्रिंग ये फोर्सेस है और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग ये फोर्सेस। अब जो लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझो। चलो ऊपर ऊपर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला डिस्कशन है अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग सोचना ध्यान से, जरा सोच के बोलो,
अगर ये बॉब छूटेगा तो क्या वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के नजदीक या उससे दूर जा पाएगा? बोलिए बोलिए, क्या वो स्ट्रिंग के अलोंग में अंदर या बाहर करेगा कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा? स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा। इसका मतलब स्ट्रिंग के अलोंग में उसके नजदीक जाने या दूर जाने का काम नहीं होगा। स्ट्रिंग के अलोंग में वो नजदीक या दूर नहीं जाएगा। इस लाइन का एक मीनिंग है, अलोंग द स्ट्रिंग देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि एफ नेट अलोंग स्ट्रिंग इज जीरो। एफ नेट अलोंग स्ट्रिंग इज जीरो, और एफ नेट अलोंग स्ट्रिंग का जीरो का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रिंग इज जीरो। स्ट्रिंग के अलोंग का एक्सेलरेशन जीरो, तो पहला आंसर। लेकिन इसके साथ एक और चीज आप देख लो, क्या कोई बता सकता है टेंशन कितना होगा? टेंशन विल बी इक्वल टू, थ्रेड का जो टेंशन है वो इन दोनों का सम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का साइन थीटा और mg का cos थीटा, इन दोनों के सम के बराबर होगा थ्रेड का टेंशन। मतलब टेंशन विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 बाई d स्क्वायर साइन थीटा और प्लस mg का cos थीटा। ये रहा तुम्हारे पास टेंशन का वैल्यू। अभी टेंशन एग्जैक्टली इन दोनों को बैलेंस कर दे रहा है, टेंशन एग्जैक्टली इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, इसलिए स्ट्रिंग के अलोंग में देयर इज नो नेट फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। और अगर स्ट्रिंग के अलोंग में नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। नाउ सी परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। अब हम जो बोल रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठाइएगा। परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग मेरे हिसाब से अगर एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचो तो तुम तीन चीज देख सकता है, तीन चीज। सबसे पहला सोचना, अगर एफ ई कॉस थीटा और mg का साइन थीटा बराबर हो जाए तो एफ नेट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग जीरो होगा, एफ नेट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग जीरो होगा और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग भी जीरो होगा। ये तो वही केस है जो हम लोग इक्विलिब्रियम में प्रीवियस न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम में किए। लेकिन अब इसके बाद दूसरा केस सोचो, इसी का ए के बाद बी देखो। बी देखो, अगर तुम्हारा mg साइन थीटा एफ ई कॉस थीटा से बड़ा हो, देख के बताओ, सोच के बोलो। अगर ये mg साइन थीटा एफ ई कॉस थीटा से बड़ा होगा, ये बड़ा है, तो बता बॉब नजदीक आएगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि एफ नेट अगर हम परपेंडिकुलर ऑफ स्ट्रिंग लिखें तो mg साइन थीटा में से एफ ई कॉस थीटा को माइनस कर दें, mg साइन थीटा में से एफ ई कॉस थीटा को माइनस कर दें, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज mg साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा। सो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज m से डिवाइड कर लो, mg साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा, mg साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m। वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना, आंसर। लेकिन हम इसका सी भी बताना चाहते हैं। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि जो एफ ई का कॉस थीटा हो वो mg साइन थीटा से बड़ा हो, ये भी हो सकता है। अब तुम बताओ सोच के, इस बार बॉब नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इस बार जब आप एफ नेट निकालिएगा परपेंडिकुलर, तो आप लेंगे एफ ई कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा, एफ ई कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। सो मास इंटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज एफ ई कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज एफ ई कॉस थीटा माइनस
mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m। तो ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा इस न्यूमेरिकल के अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक एक लाइन ध्यान से देखो। अगर आप बॉब को छोड़ देते हैं, केवल सुनना, बॉब्स को केवल छोड़ दे आप, तो छोड़ने के बाद वो जाके एक जगह रुक जाएगा, जाके एक जगह रुक जाएगा। जो रुका हुआ पॉइंट होगा, जो रुका हुआ पॉइंट होगा, उसके लिए हम लोग पहला चीज देखें, अगर ये बराबर रहा, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वाला केस है। अगर आप इक्विलिब्रियम से कम एंगल पे छोड़िएगा तो वो आपस में दूर जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा एंगल पे छोड़िएगा वो नजदीक आएगा, और वो यहां दो केस, ठीक है। ध्यान से नोट करो इसको बढ़िया से, बहुत कुछ है इसके अंदर, बढ़िया से नोट करो। कहीं डाउट है पूछ लो। जब HCl का 9, तुम्हारे पास एक वाटर सैंपल है 100 ग्राम वाटर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एस्टिमेट करना है। ऑब्वियसली दिस इज द कॉन्सेप्ट, मतलब मोर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है एक्चुअली। क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। सो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स आया है उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 6.023 into 1023 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। अब जरा एक वाटर लेना, एक वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम टोटल वाटर का बात करें तो क्या वाटर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है? एक वाटर में 10, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर is number of water molecules into 10, this is the number of electrons। मान लो जैसे तुमसे कोई पूछ दे, so total negative charge due to electrons, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज कितना, तो जो भी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितना आ गया, 100/18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू 10, इतना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, किससे? 1.6 into 10 to the power minus 19। वेरी गुड, 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो इतना निगेटिव चार्ज है उस 100 ग्राम वाटर सैंपल के अंदर, बट स्टिल दैट सैंपल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा क्यों? सर वहां कोई साइन नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि देख, अगर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम दूसरा बात करें प्रोटॉन्स का, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और फिर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो उसके अंदर याद रखना कि 10 प्रोटॉन भी है। तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना निगेटिव चार्ज होगा, 10 प्रोटॉन की वजह से उतना ही पॉजिटिव चार्ज, एंड ओवरऑल दैट वाटर सैंपल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या ये लाइन समझा? यस सर। ठीक है। अभी आप देखिएगा, ऐसी के अगल बगल में एक क्वेश्चन आपको और ऐसा मिल जाएगा। बोला गया कि जितना भी 100 ग्राम वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, सबको मिला के, सब इलेक्ट्रॉन को मिला के एक नेगेटिव चार्ज बना लो, और जितना भी इसके अंदर प्रोटॉन्स है, सब प्रोटॉन को लेके एक पॉजिटिव चार्ज बना लो, और उनके बीच एक डिस्टेंस दे दिया गया, बोला गया फोर्स निकालो। यस। तो ये याद रखना कि ये रहा तुम्हारा निगेटिव चार्ज। मान लो ये क्यू है, सपोज ये क्यू है, निगेटिव चार्ज, तो याद रखना इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। अब फोर्स निकालना है तो सिंपली के लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और नीचे डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर। ठीक है ना? तो ऐसा है, इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए बढ़िया से, कोई डाउट है? अगला बोलो, कोई और किसी का प्रॉब्लम? देखो ध्यान से।
तो लास्ट हम लोग है ना कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये सीखे थे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज को अगर आप एयर में रखते हैं तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच अगर डिस्टेंस d है तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 by r², जिसमें k इन्वॉल्व होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लेके। सही है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स भी था, 3-4 पॉइंट आपको बता दिया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा फोर्सेस किसी एक चार्ज पे लग रहा है तो नेट फोर्स जो होगा वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। आप देख भी रहे हैं कि कभी भी अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, वेक्टर सम करना पड़ता है। आज हम लोग सीखेंगे मीडियम का इफेक्ट, फोर्स पे मीडियम का क्या इफेक्ट है, पहला चीज। दूसरा हम लोग इसमें सीखेंगे कि अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ लिखना रहा तो क्या होगा। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स फोर्स। सबसे पहले मीडियम के लिए देखो, एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। कभी भी अगर मीडियम के परमिटिविटी में हम लोग एयर या स्पेस या वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड कर दें, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। इसी रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिप्रेजेंटेड बाय के। तो हमेशा ध्यान रखना कि दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अगर कहीं परमिटिविटी मीडियम का लिखना पड़ा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है। लास्ट आप याद कीजिए जब आप इंडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस सर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी होता है, और आपको यह भी याद होगा कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलता है भाई, इंफिनिटी तक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से लेके इंफिनिटी तक चलता है। अभी देखो समझना, मान लो जैसे सपोज तुम्हारे पास Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस है जो r डिस्टेंस अवे है और यहां पे एयर है। अगर बीच में एयर है तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स रहा। अब सोचना कि अगर इन्हीं पॉइंट चार्जेस के बीच एयर ना होके एयर के जगह पे कोई एक मीडियम है, एयर के जगह पे कोई एक मीडियम है, ठीक है, कोई एक मीडियम, एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है लेकिन ये सेपरेशन अभी भी r है। तो अगर हमको इन पर्टिकुलर चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को लिखना पड़ा मीडियम में, तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लेंगे मीडियम का, जैसे एप्सिलॉन नॉट लिए थे एयर का वैसे एप्सिलॉन लेंगे मीडियम का, और फिर होगा Q1 Q2 बाई r, Q1 Q2 बाई r। थोड़ा यहां जाओ, जो हमारा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आप लिखते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है। सो यहां से प्रोसीजर लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो मेरा फोर्स है मीडियम के अंदर दैट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। एप्सिलॉन m के जगह पे k एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये रहा मीडियम के अंदर चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करो, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी किसी मीडियम में हमको फोर्स लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट के साथ k लगेगा, जहां k स्टैंड करता है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी जरा गौर करना, k को क्षण भर के लिए भूल जाओ, बाकी सबको देखो
क्या वो फोर्स एयर का है और नीचे बस K से डिवाइड है? नहीं समझे भाई? यस सर। ठीक है ना? तो जरा देखो K तो हमेशा आप देख रहे हैं ना 1 से बड़ा होगा, सिंस K इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। तो ये याद रखना कि मीडियम में किन्हीं चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है, उन्हीं चार्जेस के बीच जो एयर का फोर्स है उससे बड़ा या एटलीस्ट बराबर होगा। सॉरी गलत, उससे छोटा या एटलीस्ट बराबर होगा। K बड़ा है ना, इसलिए छोटा हो। यस सर। सही है हमेशा। अभी देखो, सोचो अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल एयर में है और उनके बीच एक सर्टेन सेपरेशन पे 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो उसी सेपरेशन पे अगर हम उनको पानी में डुबा देंगे तो फोर्स 5 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। मीडियम में हमेशा फोर्स उससे कम होता है। एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो तुम सीधा बता सकता है कि सर जो नया मीडियम वाटर के अंदर का फोर्स होगा वो एयर के 5 न्यूटन में 80 से डिवाइड करने से आएगा। K का वैल्यू 80 वहां से। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा हाँ R स्क्वायर होगा, कहीं छूट गया क्या? और यहां पर हाँ स्क्वायर होगा, बिल्कुल स्क्वायर होगा। ठीक है, छूट गया। अभी एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है या किसी एक मीडियम का बॉक्स है। आप इस मीडियम के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखे हैं और राइट हैंड साइड पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखे हैं, और ये बॉक्स का लेंथ है, सपोज मान लो लेंथ है 2 मीटर। इस बॉक्स का अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 16, जिस मटेरियल का बना है। बोला गया कि चलो जी दोनों चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकालो। एकदम तुम देख रहा है कि बीच में एक मीडियम है, तो वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। आगे है Q1 Q2 और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं कितना होता है? 9 into 10. तो 9 into 10 to the power 9। नीचे K है, K कितना है? 16। अब आप Q1 Q2 भर लीजिए, 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम एंड ऑल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। बाकी आगे सॉल्व कर लो, जाए वही आंसर। समझ में आया कैसे काम हो रहा है? हाँ, तो देखो फंडामेंटल तुम्हारे पास ये है। अब थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर कंपटीशन का कुछ एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, आप इसको पहले नोट करें, फिर एक दो और चीज हम सिखाते हैं। कहीं डाउट है पूछ लो। बोला गया इन एयर the equilibrium angle between threads is 2 theta। मतलब अगर ये सिस्टम हम लोग इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उनके थ्रेड्स के बीच का इक्विलिब्रियम एंगल 2 थीटा, ऑब्वियसली थीटा और थीटा है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा देखना। If this whole system is submerged in liquid of density rho and डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इस पूरे सिस्टम को उठा के एक लिक्विड में डुबा दिया गया जिसका डेंसिटी रो है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। जिसका डेंसिटी रो है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तुमसे ये पूछा गया फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉब। बॉब का डेंसिटी बताओ।
so that equilibrium angle does not changes। थोड़ा यहां पे ना बहुत सारा चीज है जी, सोचने वाला चीज। बोला गया कि देख भाई एयर में क्या हुआ, तो एयर में जो हुआ पहले उसका हम लोग हिसाब किताब कर देते हैं। एयर में जो हो रहा है पहले उसका हम लोग हिसाब किताब कर लेते हैं, ठीक है। एयर में क्या हो रहा है, तो जो हम लोग अभी तक दो बार कर चुके हैं वही हो रहा है। देख बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, इधर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ mg, ठीक है। ऑब्वियसली थीटा है तो यहाँ थीटा रहा, ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया टी का कॉस थीटा और राइट वाला कंपोनेंट हो गया अपना टी का साइन थीटा। इक्विलिब्रियम का बात करें तो एट इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया है और टी कॉस थीटा बैलेंस किया है mg को। दोनों को डिवाइड कर दे, टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg। यू कैन राइट दैट कि tan थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई डी स्क्वायर और नीचे चलो ये कब है, जब हम लोग एयर में बात कर रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम को आप एक लिक्विड में डुबा दिए। जब आप इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डुबा दिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बोल क्या होगा, बढ़ेगा या घट जाएगा? घट जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया तो इन बॉब को नजदीक आना चाहिए ना। यस सर। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि नहीं भाई इक्विलिब्रियम एंगल वही रहे, उसके लिए कुछ कंडीशन निकाल के दिखाओ कि कितना डेंसिटी हो। बताओ इसमें क्या एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसके बारे में अभी तक एक वर्ड नहीं बात हुआ अभी तक? थ्रस्ट। बिल्कुल सही, फोर्स ऑफ बॉयंसी। जब आप इसको पानी में डुबाइएगा, लिक्विड में डुबाइएगा तो ये याद रखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा, उसके साथ एक बॉयंसी भी तो ऐड हो जाएगा। बॉयंसी किधर लगेगा, नीचे के ऊपर? ऊपर सर। ऊपर। अब दो बात सोच के बोलना। इलेक्ट्रिकल फोर्स घटने से बॉब नजदीक आना चाहता है, ठीक है, और बॉयंसी ऊपर लगेगा तो बॉब दूर जाना चाहेगा ना। यस सर। हम लोगों को क्या करना है, इन सब के बीच का रास्ता निकाल के थीटा को सेम रखना है। अब हम लोग नया फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इन लिक्विड। भाई देखिए एंगल सेम रखना है तो डी भी सेम रखना है। एंगल बदलेगा तभी डी बदलेगा। फ्री बॉडी डायग्राम पे एकदम ध्यान। इस बार यहां पे पानी में सब पूरा चीज डूबा हुआ है, ये सब पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो जरा गौर करना, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe मीडियम का नया F', नीचे mg, चलो बढ़िया mg है नीचे। इसके अलावा में टेंशन, ये भी बढ़िया है, ये थीटा, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स दैट इज बॉयंसी। क्या ठीक लिखे हैं अभी तक? कंपोनेंट नहीं तोड़े, अब कंपोनेंट तोड़ते हैं। टी का ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया भाई टी कॉस थीटा, और राइट वाला हो गया टी साइन थीटा। फिर से बोला गया है कि थीटा नहीं बदलेगा और बॉब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगेन यू हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉब। बॉब के इक्विलिब्रियम का बात करते हैं। अगर आप बॉब के इक्विलिब्रियम का बात करते हैं तो टी साइन थीटा इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मीडियम को बैलेंस करेगा, और जरा गौर करना टी कॉस थीटा प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस करेगा। इसका मतलब टी कॉस थीटा mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी को बैलेंस करेगा। आप इन दोनों को लीजिए जी, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा को लीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए। जब आप दोनों को डिवाइड कीजिएगा फिर से टी टी कट जाएगा। यस सर।
लेफ्ट हैंड साइड में आएगा tan थीटा और राइट हैंड साइड में आएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम mg माइनस फोर्स ऑफ buoyancy। फोर्स ऑफ बाउंसी। सही है। अब देख यहां का थीटा और ये थीटा दोनों बराबर, दोनों थीटा सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को लो भाई, तो दोनों tan थीटा जो हम लोग एयर में निकाल रखे हैं और जो tan थीटा हम लोग किसी लिक्विड के अंदर निकाले थे, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg, मीडियम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k QQ बाई d स्क्वायर, नीचे ध्यान रखना mg माइनस फोर्स ऑफ buoyancy, mg माइनस फोर्स ऑफ buoyancy। तो जरा गौर करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ और d स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई d स्क्वायर कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में बचा है 1/mg और राइट हैंड साइड में देखो 1/k ऊपर बचा है और नीचे mg माइनस। अच्छा अब आप थोड़ा सा 11 का बताइए, क्या आपको याद है फोर्स ऑफ buoyancy? यस सर। फॉर्मूला बोलो। सर डेंसिटी इनटू बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर इनटू जी वॉल्यूम सर। यस सर। वॉल्यूम। आप देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी। ठीक है, अब जरा गौर करो, यहां समझना थोड़ा सा है। ये के इधर ऊपर चला जाएगा क्या? ये नीचे में के ऊपर चला जाएगा? हाँ सर। ये mg, ध्यान देखो mg माइनस, जब आपको वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिखना है, जब आपको इस बॉब का वॉल्यूम लिखना है, तो क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉब इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब लिख सकते हैं? यस सर। याद रखिएगा आपको वही निकालना, फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉब, यही निकालना। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं मास बाय डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी। जरा ध्यान दो, इधर का mg, ये mg और mg से कैंसिल, तो k विल बी 1/1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब। ठीक है जी, इसको पूरा इधर भेज दो, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब इज इक्वल्स टू 1/k। चलिए आप समझ लीजिए ना, यहां से आप डेंसिटी ऑफ बॉब आपको निकाल लेना, बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका है। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने है, एयर रहेगा ऐसे काम करना है, कोई मीडियम रहेगा ऐसे काम करना है। अब इसमें और भी एक लेवल और ऊपर है, हम लोग सीखेंगे अगर एक से ज्यादा मीडियम रहेगा तो कैसे काम करेंगे। इसमें कहीं किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। अच्छे से नोट करो, एक एक लाइन पढ़ो, कोई डाउट हो फिर से पूछ लो, नोट करो अच्छे से। That distance in air at which force acting between two charges is same, force acting between two charges is same as force acting between them inside any medium, inside any medium। चलो कोई बात नहीं, अभी आप बस समझिए, ध्यान से सुनिए।
आप ऐसा मानिए कि दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में है, किसी एक सर्टेन सेपरेशन पे। दो चार्ज पार्टिकल किसी एक मीडियम में है एट सर्टेन सेपरेशन। दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में है एट सर्टेन सेपरेशन। मीडियम से निकाल के अगर हम उसको एयर में ले जाएंगे, मीडियम से निकाल के अगर हम उसको एयर में ले जाएंगे और सेम सेपरेशन पे रखेंगे तो बताओ फोर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। बढ़ जाएगा। इस बार कहानी उल्टा है। एयर के बाद मीडियम में ले जाइएगा तो फोर्स घट जाएगा, यस सर। लेकिन मीडियम से निकाल के एयर में ले जाइएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा ना। यस हाँ, सर। ध्यान रखना, वर्ड्स पे ध्यान। होता है। पहले हम लोग मीडियम में रखे हैं एक सर्टेन सेपरेशन पे, और उसके बाद उसी सेपरेशन पे हवा में निकाल के रख दिए तो फोर्स तो बढ़ जाएगा ना। यस सर। यस सर। सबका क्लियर है यहां तक? अब सोचो कि मीडियम में एक सेपरेशन था, मीडियम में एक सेपरेशन था आर। अगर हवा में आर पे ही निकाल दे तो फोर्स बढ़ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि उतना ही फोर्स लगे जितना कि मीडियम में लग रहा था तो इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। यस सर। एक कोई नया डिस्टेंस मिलेगा ना, जहां उनके बीच का लगने वाला फोर्स एयर में उतना ही हो जाएगा जितना कि मीडियम में था। यस सर। यस सर। क्या सबको मेरी बात क्लियर? हाँ तो ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अभी इसमें मेहनत है। आप भी मेरे साथ बोलिए, ठीक है? आप लोग लगभग अपना माइक ऑन रखिए और रिस्पॉन्स करते रहिएगा, ठीक है? ये बहुत टिपिकल है। इसको स्कूल लेवल से कोई मतलब नहीं, इसको स्कूल लेवल से कोई मतलब नहीं, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगा। मान ले जैसे पानी है 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। पानी में हम है ना दो चार्ज पार्टिकल को रखे हैं एक आर सेपरेशन पे। अगर हवा में आर सेपरेशन पे निकाल के रख दें तो क्या फोर्स बढ़ेगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा। एयर में बढ़ जाएगा, मीडियम में घटता है। मीडियम में कम होता है, एयर में ज्यादा होता है। बस ऐसे ही सोचो, मीडियम में कम होता है, एयर में ज्यादा होता है। तो मीडियम में रखे थे, एयर में निकाल देंगे, फोर्स बढ़ जाएगा। अब अगर हम उन चार्ज पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स घटते 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 एक समय आएगा ना जहां उतना ही होगा जितना कि मीडियम में था। यस सर। क्या आप समझ में आया क्या बात बोले? हाँ सर। यस सर। तो एयर का इतना सेपरेशन मीडियम के इस सेपरेशन के सेपरेशन ऊपर लगने वाले फोर्स के साथ बराबर है। यस सर। इसी को एयर इक्विवेलेंस कहते हैं। नाउ रीड दिस स्टेटमेंट, दैट डिस्टेंस इन एयर at which force acting between two charges is same as force acting between them inside any medium। क्या वर्ड समझ में आया? एयर के अंदर का वो डिस्टेंस जिसमें चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली उतना ही हो जितना कि उनके बीच फोर्स किसी मीडियम में लग रहा था। तो वो जो सेपरेशन होगा एयर में, वो मीडियम का एयर इक्विवेलेंस कराता है। एयर के अंदर का वो सेपरेशन जिसमें चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली उतना ही हो जितना कि मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा था, वही सेपरेशन, एयर का सेपरेशन मीडियम का एयर इक्विवेलेंस कहलाता है। ठीक है? अब यहां पे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग बढ़ते धीरे धीरे, आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और क्लियर होने लगेगा। देखो जैसे इनसाइड मीडियम, मान लीजिए यहां पे कोई एक मीडियम है और उस मीडियम में Q1 और Q2 को आप RM सेपरेशन पे रखें। ठीक है? तो उनके बीच मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स है 1/4πε0K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जो भी R होगा उसका स्क्वायर। अब आप उनको निकाल के एयर में ले आए। इन एयर फिर से Q1 और Q2 के बीच का एक नया सेपरेशन रखे हैं R0। तो एयर में उनके बीच लगने वाला फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R0 का स्क्वायर। अगर ऐसा हो कि दोनों फोर्स बराबर हो
मीडियम का फोर्स और एयर का फोर्स अगर बराबर हो तो क्या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर ऑफ मीडियम का स्क्वायर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर नॉट का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कैंसिल, जो बचा उसको देखो 1/k टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इज 1/r0 स्क्वायर। r0 को इधर भेज दो, r0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। सो r0 इज √k into r। r0 इज √k into r। r0 जो है √k into r है। मतलब समझना, मीडियम के अंदर का r सेपरेशन और चार्ज पार्टिकल के बीच एयर में सेपरेशन r0 पे फोर्स सेम होगा। इसको और भी क्लियर हम करते हैं, थोड़ा सा एक और फिगर दिखाते हैं, देखो और समझो। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एयर इक्विवेलेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन मीडियम K16। तुमको बोला गया कोई मीडियम के अंदर जिसका K वैल्यू 16 है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसका एयर इक्विवेलेंस निकालिए। तो याद रखिए कि दैट एयर इक्विवेलेंस इज √k into r, 40 सेंटीमीटर, √16 into 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया है। हमको यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं, हमको कुछ वर्ड्स में बोलना है। अब सुनना, that distance in air 40 centimeter at which force acting between two charges is same as force acting between them inside any medium 10 centimeter, k का वैल्यू 16। अगर दो चार्ज पार्टिकल को आप 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रखेंगे इस मीडियम में, तो उनके बीच एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि आप उनको एयर में रखिएगा 40 सेंटीमीटर पे लगेगा। क्या आप समझ रहे हैं? एयर में कितने सेपरेशन पे रखना होगा? 40 सेंटीमीटर, 40। मीडियम में कितने सेपरेशन पे रखना होगा? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दोनों जगह लगने वाला फोर्स आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसका जो क्वेश्चन जैसा आता है उस पे एक क्वेश्चन पे काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तुमसे ये बोला गया, देखो भाई यहां पे था 2 माइक्रोकूलम। अच्छा हम अभी 2 4 से हटते हैं, ठीक है। हम यहां पे लिख देते हैं +q और यहां पे मौजूद है +4q। टोटल डिस्टेंस है मान लो 100 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है ना कि यहां तक k का वैल्यू 9 वाला मीडियम है और ये डिस्टेंस है 40, ठीक है। और बाकी जो बच गया 60 सेंटीमीटर उसमें मौजूद है एयर। अब प्रॉब्लम, आधा एक मीडियम आधा में एयर। अब क्या करेंगे, एयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि मीडियम वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहीं पे काम आता है एयर इक्विवेलेंस। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप में फाइंड एयर इक्विवेलेंस ऑफ मीडियम का एयर इक्विवेलेंस निकालो। क्या सिंपली लिख सकते हैं R0 इज √9 into 40? यस सर, 120 आ गया। हाँ सर, अब सोच के बताओ, इस मीडियम को हटा के एयर मान लें और डिस्टेंस 120 मान लें। यस सर। अब देख, अब मेरे पास है Q और मेरे पास है 4Q। पता है इनके बीच हम केवल अब एयर मानेंगे यहां से लेके वहां तक, और इनके बीच का कोई टोटल डिस्टेंस हमको बता देगा एक बार में? सर 180।
120 सेंटीमीटर था मीडियम का और 60 सेंटीमीटर पहले से है एयर का। क्या बोलता, सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये टोटल डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर बोलिए या 1.8 मीटर लीजिए, एयर लेके न्यूमेरिकल बना दीजिए। एयर मानिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर मानना है। क्यू है क्यू है 4Q है और डिस्टेंस में अब हम लोग 1.8 का स्क्वायर करेंगे। क्या समझ में आया? Yes, sir. जो मेरा मीडियम था उसको एयर इक्विवेलेंट से बदल दिए, तो मीडियम का 40 सेंटीमीटर एयर के 120 के बराबर, 120 मीडियम का और पहले से 60 सेंटीमीटर एयर का भी था। अब टोटल यहां से यहां तक एयर है और सेपरेशन कितना है 1.8 मीटर्स। सॉल्व करो आंसर, ठीक है? नोट करो यहां तक, एक दो और क्वेश्चन इस पे करेंगे। एक एक लाइन गहराई से पढ़ो, कोई डाउट हो फिर बात करो। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना दीजिएगा फटाफट से। यहां पे मान लो 2Q है, यहां मान लो 3Q है और यहां से यहां तक है 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी है 40 सेंटीमीटर। यहां एक मीडियम है जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट 9 है, यहां एक दूसरा मीडियम है डायरेक्टिव कांस्टेंट 16 है। तुम्हारा काम है उनके बीच लगने वाले फोर्स को निकालना। चलो बनाओ फटाफट। F is equal to 1/4 pi epsilon naught 6Q square by 2.8 का whole square. 2.8 आया ना? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप इसका एयर इक्विवेलेंस निकालिएगा R01, तो √9 इंटू 40 आएगा, मतलब कितना 120 सेंटीमीटर। इसका अगर आप R02 निकालिएगा तो √16 इंटू 40 आएगा, मतलब 160। Yes, sir. तो आप दोनों ऐड कर दिए तो आपका हो गया 280 सेंटीमीटर, मतलब 2.8 मीटर। अब बाकी तो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन बनता है, ठीक है ना? तो अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रहे, मान लो जैसे हम एक और छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही रख देते हैं, सोच के बता देना। अब हम यहाँ पे तुम्हारे सामने 3 मीडियम कर दिए। इसका के वैल्यू है मान लो 9, इसका के वैल्यू है मान लो 16, इसका के वैल्यू है मान लो 25। हम ऐसा दे रहे हैं कि रूट आराम से निकल जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि रूट निकल जाएगा, जो रहेगा निकाल लीजिएगा। अब यहां से यहां मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, और एक यहां चार्ज रख दें और एक यहां चार्ज रख दें। अब बोले पहले भाई फोर्स निकालो, तो तुम तीनों का एयर इक्विवेलेंस निकाल लो, तीनों को ऐड करो, एयर आ गया। क्या समझ में आया? Yes, sir. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको बनाना है, ओके? ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको सॉल्व करना है। So first वाले में k का वैल्यू क्या है? 9 है, 9 है, 16 है, 25 है, 9 है, 16 है, 25 है। 4 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट, ठीक है? बस उसी का काम है, मेन काम उसी। चलिए ठीक है, एक थ्योरी जैसा चीज है, इससे हटते हैं थोड़ा। एक वेक्टर फॉर्म है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, हम उसको डिराइव कर दें, फिर अगले दिन उस पर कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे। आज समय कर लेते हैं, कर दे रफ, इसको कर दे, हो गया। बोले देखो, जैसे समझो, मान लो ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर और बीच में एक मेटल का प्लेट डाल दिए हैं 20 सेंटीमीटर का। 100, बीच में एक मेटल का प्लेट 20 सेंटीमीटर का, तो तुमको डिस्टेंस अब है ना 80 लेके चलना है, 100 में से 20 माइनस कर देना है, ठीक है? कॉपी पे कहीं स्टार मार्क देके लिख लो, तो एक लाइन बोलते हैं। Yes. या ऐसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। Q1 है, यहां Q2 है, यहां से यहां तक का सेपरेशन R है, और ये मान लो एक मेटल है जिसका थिकनेस है T, मेटल। तो याद रखना कि जो हम लोगों का R इफेक्टिव आप लेके चलेंगे वो होगा R माइनस टी, एंड योर फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है? अगर मेटल रहा तो ऐसे करना है, लिख लो इसको भी फटाक से लिख लो। चलो ठीक, एक छोटा सा डेरिवेशन है, कर लेते हैं उसको, समय है अभी। वेक्टर फॉर्म ऑफ
कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और यहां एक चार्ज पार्टिकल है Q2। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिस इज द पोजीशन वेक्टर R1 फॉर Q1 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर R2 फॉर Q2। ये दोनों का अपना अपना पोजीशन वेक्टर है। अब देख, जो हम लोग अभी तक पढ़ाई किए उस हिसाब से इनके बीच लगने वाला फोर्स इसी लाइन पे होगा, दोनों का साइन सेम। अगर हम तुमसे बोले कि बताओ जी ये फोर्स किसको दिखाता है, तो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और 2 पे फोर्स किधर है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? अब जरा देखो, तुमको कोई एक लेके चलना है। कंसिडरिंग फोर्स acting on Q1 due to Q2, considering force acting on Q1 due to Q2, आप Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स निकालें, आप Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स निकालें। ठीक है, जरा गौर करना, जरा गौर करना। आपको अगर ये फोर्स चाहिए, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देखो भाई, जो अभी तक हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जब आप 1 और 2 के बीच, मतलब 1 पे फोर्स 2 के कारण ले रहे हैं, तो आपको ये डिस्टेंस लेना होगा, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये 1 का पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में है? 2 के रिस्पेक्ट। तो क्या यहां पे R12 होगा? ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म में देखो क्या लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म जाइए। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ। वेक्टर में दो चीज होता है बेसिकली, एक उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है यहां पर, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। जो बोल रहे हो ध्यान से सुनना। अगर कोई फोर्स x के पॉजिटिव की तरफ है तो डायरेक्शन के लिए आई कैप लगाता है, Yes, sir. और अगर y के पॉजिटिव की तरफ है तो, J cap. और अगर z के पॉजिटिव की तरफ है तो, K cap. ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? सर वेक्टर डायरेक्शन दिखाने की। Direction. एक्चुअली इट इज अ यूनिट वेक्टर। यस सर। यूनिट वेक्टर ना? हाँ सर। तुम्हारा ये फोर्स क्या r के डायरेक्शन में है? नहीं समझा? यस सर। क्या ये फोर्स r के डायरेक्शन में है? Yes. यस सर। तो क्या हम यहां पे r कैप लगा दें फॉर डायरेक्शन? r कैप बोलिए जी, बोलिए। यस सर। अगर ये x की तरफ होता तो i कैप, अगर y की तरफ होता j कैप, अगर z की तरफ होता k कैप, लेकिन अभी तो ये r की तरफ है तो r कैप। नहीं समझे? समझ गया सर। देखिए हाँ ना बोलिए, ठीक है? हाँ ना बोलते रहिएगा, हमको है ना काम करने में मजा आता है। ऐसे लगता है कि हम बोलते जा रहे हैं, पता नहीं उधर हो क्या रहा। अगर आप ना भी बोल दीजिएगा तो भी हम खुश है, क्योंकि हमको पता है बताना है। ठीक है? Yes, sir. देख, अगर x की तरफ होता ना तो i कैप, y की तरफ होता j कैप, z की तरफ होता k कैप, लेकिन यहां तो ये वेक्टर ना x में है, ना y में है, ना z में है किधर भाई? जो मेरे r का वेक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, तो r कैप। यस सर। Yes, ठीक है? sir. अब देखो, थोड़ा 11 में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उस वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड करो। क्या याद है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम लोगों को R12 लिखना है तो R12 लेते हैं सब जगह। Therefore, Yes. force acting on 12 is 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R12 का स्क्वायर and multiplied with, see this very carefully, R12 vector divided by mod of R12. देख पहले आर कैप कहां से आया आप समझे, अब आर कैप यहां है, ठीक है, इसको उठा के आर कैप की जगह लिख दिए। अब एक लाइन और मेहनत कर लो, नीचे देखो आर का स्क्वायर और फिर से एक मॉड है, तो ये दोनों मिलके मॉड का क्यूब हो गया ना। Yes, sir. तो ये वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 का क्यूब और R12, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ये रहा तुम्हारा फोर्स 1-2 का वेक्टर फॉर्म। 1-2 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1-2 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट 2-1 बनाता, अगर कोई स्टूडेंट 2-1 को लिखता, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वो लिखता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड ऑफ R21 का क्यूब एंड मल्टीप्लाइड विद R21। क्या समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सब हम लोग 2-1 लेके चलते, 2-1 लेके चलते, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेके चलते। ये देखो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इधर डायरेक्शन होता है, इधर आर कैप होता है, सब इधर होता है। क्या है? जब भी आप इसको यूज करें ड्यूरिंग use of this equation, use Q1 and Q2 with proper sign। सर इसका मतलब बताइए, क्यों बोल रहे हैं कि साइन के साथ ले ले? अभी तक तो साइन नहीं लेते थे। देख भाई देख, समझ, दोनों प्लस है तो धकेल रहा, सही है। अभी ये प्लस है तो फोर्स ऊपर है। अच्छा अगर ये प्लस और ये माइनस होता तो क्या ये फोर्स नीचे होता? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो माइनस, जब हम प्लस प्लस ले रहे हैं तो फोर्स एक तरफ है, माइनस प्लस ले रहे हैं फोर्स डायरेक्शन बदला, इसलिए तुम चार्ज को हमेशा साइन के साथ लिखना, Okay, sir. ठीक है। तो यहां जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ऑलवेज यूज Q1 एंड Q2 विथ प्रॉपर साइन। क्या कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. No, No, sir. sir. बस 2 मिनट और मेरा साथ दीजिए, समझिए। क्या आपको यहां ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां कभी कभी आपको ट्रायंगल लॉ भी लगाना पड़ सकता है। देखिएगा, देखिए भाई, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और ये है मेरा R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। चलो ठीक है, R12, लेकिन R12 निकालने के लिए कभी कभी ट्रायंगल लॉ का सहारा लेना पड़ता है। क्या हम लोग यहां लिखते हैं? R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। Yes, sir. तो जहां हम लोगों का R12 चाहिए, वहां हम लोग R1 में से R2 को माइनस करके लिख देंगे। जहां हम लोग को R12 चाहिए, वहां हम लोग R1 में से R2 को माइनस करके लिखेंगे। जहां R12 चाहिए, वहां जरूरत पड़ेगा तो दोनों को माइनस करके लिखेंगे। ये क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डाटा दिया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल टर्म। नेक्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, पहले हम लोग इसका 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहीं देख लो, कहीं समझने में दिक्कत, अच्छे से देख लो। खत्म है आज का क्लास।